गुड डे बच्चों। अभी पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं एससीसी, बीसी, सीओएफसीसी यूनिट सेल्स की। यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करते हुए आप देखिए इस टेबल में पैकिंग एफिशिएंसी शेयर्ड है। पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी यूनिट सेल की 52.4% है, बीसीसी यूनिट सेल की 68% है और एफसीसी यूनिट सेल की 52.4% है। तो अगर 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई हो जा रहा है एटम्स से, तो बाकी स्पेस जो है वो खाली रह जा रहा है। और खाली स्पेस, तो ये है वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस मतलब कितनी जगह खाली रह जा रही है। तो अगर 100 में से आप माइनस कर देते हैं पैकिंग स्पेस को, तो वो वॉइड स्पेस होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर 52.4% है तो वॉइड एफिशिएंसी या वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा? 47.6%। यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब का कोई आप सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का उसका एक टुकड़ा लेते हैं और अगर उसके अंदर एससीसी यूनिट सेल का पैकिंग मोड होगा तो उसमें जो एटम्स ने जगह घेरी होगी वो 52.4% घेरी होगी और खाली जगह कितनी होगी? दैट इज़ 47.6%। और इन्हीं वॉइड स्पेसेस की वजह से ही आपके जो मेटालिक सब्सटेंसेस मोस्टली होते हैं, वो आप जो मेलेबिलिटी की बात करते हैं, डक्टिलिटी की बात करते हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड्स जो हैं वो स्टैटिक नहीं होते, फ्यूजन होते हैं, मेटल कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगता है। और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इन्हीं वॉइड स्पेसेस में ही एटम्स जो हैं वो अपने आप को शिफ्ट करके अपने को फ्लैटन करते जाते हैं, चपटा करते चले जाते हैं, ठीक है। अगर बीसीसी यूनिट सेल है तो आप क्या देख रहे हो कि 68% जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी, और 100 में से माइनस करोगे तो बोलोगे वॉइड स्पेस कितना है? 32% है। एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। मोस्ट इफिशिएंट जो पैकिंग होती है वो किस केस में होती है? एफसीसी यूनिट सेल जब बन रहा होता है तो होती है। और एफसीसी यूनिट सेल किस में बन रहा होता है? अब देखिए, हर चीज़ को आपको एक दूसरे से मिलाकर देखना है। एफसीसी यूनिट सेल किस में बन रहा होता है? सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग में बन रहा होता है। तो सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग में एफसीसी यूनिट सेल बन रहा होता है और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%। और वॉइड स्पेस कितना होता है? 26। इवन एचसीपी की भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, बट इसका कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हमने आपको जो वीडियो भेजा था उसमें एचसीपी का भी डिस्कशन था। आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एचसीपी का भी डिस्कशन मिलेगा। बट क्योंकि सीबीएसई सिलेबस में एचसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसका डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते हैं। आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो चाहे सीसीपी मोड ऑफ पैकिंग हो चाहे एचसीपी मोड ऑफ पैकिंग हो, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा? 74%। और 100 में से अगर आप माइनस करते हो तो 26% उसका वॉइड स्पेस हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं, दैट इज़ अबाउट द डेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। वी विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी कैसे निकालते हो? 6th क्लास में ही डेंसिटी निकालनी सिखा दी जाती है, लेकिन तब आप डेंसिटी निकालते हो ऐसे किसी टुकड़े का, सॉलिड टुकड़े का। आपके पास कोई रेगुलर शेप है या इरेगुलर शेप है? आपके पास ऐसी सा कोई शेप है, थोड़ा इरेगुलर शेप के लिए मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए रेगुलर शेप है, आपके पास कॉपर का एक तार है या लोहे का एक टुकड़ा है, आपके पास लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है, कैसा भी कटा हुआ। अब इस लोहे के टुकड़े का अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो 6th क्लास में, 7th क्लास में डेंसिटी के लिए आपको क्या सिखाया गया है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इस टुकड़े का मास निकाल लोगे, तौल के वेइंग बैलेंस पे रखोगे और इसका मास निकाल लोगे और फिर इसका वॉल्यूम निकालोगे। रेगुलर शेप है तो एजेस वगैरह को मेजर करके वॉल्यूम निकाल लोगे। और मैथमेटिक्स में सिखाया गया था अगर इरेगुलर शेप है तो क्या होता है? पानी में डुबो के निकाल लेते हैं। एक कोई लेते हैं सिलेंडर वगैरह, कुछ लेते हैं, कुछ जिसमें मेजरिंग जार लेते हैं, पहले पानी भरते हैं, पानी का निशान नाप लेते हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ को डिप कर देते हैं। जब पूरी डूब जाती है, पानी जितना ऊपर गया उसको देख लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर में से इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर
जो है वो माइनस करके तब हम निकाल सकते हैं। तो हम रेगुलर शेप का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, रेगुलर शेप का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और मास अपॉन वॉल्यूम करके हम क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा जब आपके पास आर्टिकल जो था वो बड़ा था, जो चीज़ थी जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे थे वो बड़ी थी, हैंडलेबल थी। लेकिन अगर हम यूनिट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी चीज़ को निकालें तो हम यूनिट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे देखेंगे। अगर आपको किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी निकालना है, ठीक है, और आपको उसके यूनिट सेल का फीचर पता है कि वो उसके जो एटम्स जब लग रहे हैं तो वो एससीसी यूनिट सेल बना रहे हैं कि पीसीसी यूनिट सेल बना रहे हैं कि एफसीसी बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं। आपके सिलेबस में एससीसी बीसीसी एफसीसी को ही लेकर है तो हम उसी पे ज़्यादा बात करते हैं। अदरवाइज दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। आपने पढ़ा कि 14 ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो उसमें से खाली 3 ही उठाते हैं, एससीसी उठाते हैं, बीसीसी उठाते हैं और एफसीसी उठाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सिमेट्रिकल है, सिस्टमैटिक है, इनके लिए कैलकुलेशंस आपको आसान लगते हैं। अदरवाइज अभी आप ऑर्थोरोम्बिक उठा लें, रोम्बोहेड्रल उठा लें, कुछ टेट्रागोनल उठा लें तो कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट होते चले जाएंगे, तो वो आगे की बातें हैं। तो अभी हम 3 यूनिट सेल को लेकर डिस्कस करते हैं कि अगर हमको किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का यूनिट सेल का डायमेंशंस पता है और उसमें ये भी पता है कि कौन सी यूनिट सेल बन रही है, तो हम यूनिट सेल के बेसिस पे डेंसिटी कैसे निकालें। तो फंडामेंटल तो फिर यही होगा, यूनिट सेल के बेसिस पे अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज क्या हो जाएगा, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। क्या चाहिए आपको, यूनिट सेल का मास चाहिए और यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, मास ऑफ द यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मास क्या होगा, मास में आपको देखना पड़ेगा कि उस एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं, तो मास ऑफ वन एटम इंटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट देयर। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा, अगर एससीसी है चाहे बीसीसी है चाहे एफसीसी है, वॉल्यूम तो हमेशा ए क्यूब आएगा, तो वॉल्यूम की जगह हमेशा क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम इज ऑलवेज ए क्यूब। बट मास क्या होगा, मास में वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वन एटम इंटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल, ठीक है। तो इसको जरा सा हम एक बार फिर से आपको नीटली कंटिन्यू करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है लेकिन एक बार फिर भी हम समझा देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा कि उसमें कितने एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमेशा क्या होगा, ए क्यूब, चाहे एससीसी हो चाहे बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो, क्या वॉइड वॉइड है उससे मतलब नहीं है, हमको पूरा एच देखना है। तो जेड इंटू मास ऑफ वन एटम। अब सवाल आता है ये जेड तो ठीक है, एससीसी होगा तो 1 हो जाएगा, बीसीसी होगा तो 2 हो जाएगा, एफसीसी होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मास ऑफ वन एटम क्या होगा, जो आप ग्राम एटॉमिक मासेस पढ़ते हो, क्योंकि हम तो कैलकुलेशंस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे, हमारा जो मेजरेबल यूनिट स्केल है वो मास के लिए हम ग्राम ले लेंगे, चलो किलोग्राम नहीं लेंगे, ग्राम ले लेंगे। और अगर डायमेंशंस के लिए वॉल्यूम के लिए लेंगे तो हम सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे। एमकेएस सिस्टम में करोगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चलना पड़ेगा, और सीजीएस में करोगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चलना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि वो आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देता है, तो जब आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लोगे तो उसको आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो मास ऑफ वन एटम, रिमेंबर इट। तो जो ग्राम एटॉमिक मासेस आप याद करते हो, जैसे आप कहते हो कि कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम्स होता है, या आप कहते हो सिल्वर का एटॉमिक मास 108 ग्राम होता है, या फिर आप बोलते हो सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम्स होता है। एक्चुअली दिस इज नॉट द मास ऑफ वन एटम, दिस इज मास ऑफ वन मोल एटम। अगर ग्राम पीछे लग गया है तो हम 9th क्लास से आपको समझाते आ रहे हैं कि पीछे अगर ग्राम लगा है तो वो मास ऑफ वन एटम नहीं है, मास ऑफ वन मोल एटम है। बट यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए मास ऑफ वन एटम। तो यानी कि जिस भी एलिमेंट के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ग्राम एटॉमिक मास जो होगा उसको किससे डिवाइड करोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अभी मेन स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, ये मैंने थोड़ा अपनी तरह से आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इक्वल टू जेड,
into gram atomic mass of that substance element upon a cube into a naught, जहाँ z क्या है, number of atom in one unit cell, gram atomic mass is the mass of that element of 1 mole of atoms, a cube is the volume where a is the edge length and a naught is the Avogadro number. अब हम इसको मेन स्क्रीन पे भी आपको एक बार हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि मास ऑफ वन एटम कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एन ए. क्या होगा ये, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एन ए. और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अभी समझाया हमने आपको, मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा z इंटू एम अपॉन ए क्यू. एम क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एन ए. सो दिस यू फॉर्मूला गॉट द डेंसिटी. एक चीज़ बच्चे थोड़ा सा और समझनी होगी, हमने पहले भी आपको क्लियर किया कि आपके सिलेबस में बेसिकली सीबीएसई सिलेबस में एलिमेंटल सॉलिड्स की बातें होती हैं जनरली. पहले तो हम कंपाउंड्स पे भी बहुत डिस्कशंस करते थे, लेकिन कंपाउंड्स का डिस्कशन अब सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, तो हम लोग एलिमेंटल सॉलिड्स पे बात करते हैं. तो जब हम एलिमेंटल सॉलिड्स पे बात करते हैं तो यहाँ पर एम आपका क्या है, ये है ग्राम एटॉमिक मास. एक्चुअली क्या है ये, ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम्स. ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स. लेकिन अगर क्वेश्चंस मिल जाएं, कंपाउंड रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए, मतलब NaCl, सोडियम के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम की डेंसिटी बताओ, और थोड़ा कॉम्पिटिटिव अप्रोच करोगे तो आपको सोडियम क्लोराइड की डेंसिटी भी पूछ सकता है, सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी भी पूछ सकता है, या कैल्शियम क्लोराइड की डेंसिटी भी पूछ सकता है. तो धीरे धीरे जिससे जब आप पढ़ेंगे, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा जानकार बताना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बस कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है कि ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम मॉलिकुलर मास आ जाएगा. यानी Na के लिए क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 23, इस कैपिटल M की जगह क्या लिखोगे, 23 लिखोगे अगर सोडियम के लिए पूछेगा. और अगर सोडियम क्लोराइड के लिए पूछेगा तो आपका वो हो जाएगा 23 प्लस 35.5 यानी 58.5, यानी ग्राम एटॉमिक मास की जगह वहाँ क्या चलने लगता है, ग्राम मॉलिकुलर मास चलने लगता है. थोड़ा जेड फैक्टर्स पे भी फोकस करना पड़ता है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो ये डेंसिटी कैलकुलेशन की बात हो गई. ठीक है, और अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया. और एक डिस्कशन हमको और करना है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे. जो हम ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल वॉइड्स की बात करते हैं, तो ऑक्टाहीड्रल टेट्राहीड्रल वॉइड को हमने होल सिनेरियो में तो आपको दिखाया कि इस तरह से एटम्स लग रहे हैं, नीचे की फर्स्ट लेयर के लग रहे हैं, सेकंड लेयर के लग रहे हैं, और जब फर्स्ट लेयर पे सेकंड लेयर लग रही है तो अगर 3 बॉल के ऊपर एक बॉल रखी तो टेट्राहीड्रल वॉइड बना, 3 नीचे की बॉल्स हैं और उस पर 3 ऊपर की बॉल्स रखी तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड बना. लेकिन ऑक्टाहीड्रल वॉइड और टेट्राहीड्रल वॉइड को हम यूनिट सेल में कैसे समझें कि एक यूनिट सेल बन रहा है, FCC यूनिट सेल बन रहा है, क्योंकि टेट्राहीड्रल और ऑक्टाहीड्रल वॉइड FCC यूनिट सेल में ही बनेंगे. याद रखें, CCP पैकिंग होगी तभी बनेंगे, या HCP पैकिंग होगी तभी बनेंगे. तो FCC यूनिट सेल अगर है तो कहाँ पे बन रहा है, यूनिट सेल में. होल सिनेरियो में तो कुछ हद तक आपको समझ में आ गया, लेकिन यूनिट सेल में कहाँ पर बन रहा है ऑक्टाहीड्रल वॉइड और कहाँ पर बन रहा है टेट्राहीड्रल वॉइड, ये हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम लोग समराइज़ कर देते हैं. अभी तक आपने डिस्कस किया, पैकिंग पैटर्न्स डिस्कस किए हमने 3 डायमेंशनली, 1, 2 और 3 डायमेंशनली. वॉइड्स के बारे में डिस्कस किया. होल सिनेरियो में फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको भेजे थे, आपने ट्राई किए होंगे. कुछ क्वेरीज हैं तो उस चीज़ को लिख के भी आप मैसेज कर सकते हैं, बट आप लोगों की ओर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है. तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं. एनीवेज, आई एम डूइंग माय टास्क. पैकिंग इफ़िशियंसी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने डिस्कस किया. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज discussion.